very good morning to all of you and welcome back in the class of chapter 9. We had started chapter 9, which is strategies to enhance the food production and food qualities, okay, by animal, by plants. तो इसके अंदर हमने क्या कंप्लीट ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ा था, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी थी, किस तरीके से हम क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. Each and everything we had studied. There are lots of variety जो किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इम्प्रूव हुई है, किस तरीके से एनिमल ब्रीडिंग के अंदर इम्प्रूव हुई है. तो बस सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग था, उसके अंदर क्वालिटीज़ जो हमने इम्प्रूव की है, प्लस ब्रीडिंग क्यों करवाई थी हमने, क्वालिटी इम्प्रूव करने की. तो ये तीन जो मेन पॉइंट्स थे, इनके ऊपर ही चैप्टर बेस्ड था. हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आज जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर लेते हैं. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर. रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. Role of animal husbandry in human welfare. Sorry. क्या क्या एनिमल हस्बेंड्री का रोल है ह्यूमन वेलफेयर में, मीन्स कुल मिला के ह्यूमन को किस तरीके से ये फायदा दे सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री आप सब जानते हैं क्या होता है, जानवरों को रखना ताकि उनसे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके. तो देखो, फर्स्ट जो है आपका वो है डेयरी प्रोडक्ट्स. है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या है, नो डाउट सबसे पहले मिल्क आता है. मिल्क है, योगर्ट है ना, बटर मिल्क है, और क्या क्या है, प्रोटीन्स वगैरह एनहेंस करने. ये आपका क्लैरिफाइड बटर हो गया, चीज हो गया. तो ये सब किसके अंदर, इसी के अंदर आ रहा है. एक एग्जाम्पल आपको याद हो तो रोजी काऊ वाला भी था. ठीक है, जो 1 लीटर मिल्क के अंदर 250 ग्राम उसने प्रोटीन दिया था. कौन सा, अल्फा लैक्टोल्बुमिन. अल्फा लैक्टोल. ठीक है, तो ये सारा क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ गया. दूसरा आपको फ्लैश जो है वो मिल जाता है. जैसे काऊ से बीफ मिल जाएगा, पिग से क्या मिल जाएगा आपको, पॉर्क मिल जाएगा. ये पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा. तो ये फ्लैशेस जो है ये वर्क करते हैं, मतलब खाने के लिए, ताकि इनके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फ्लैट, मतलब ओवरऑल ये वेजिटेरियन थिंग से कहीं ज़्यादा बेनिफिट देते हैं. फिर नेक्स्ट जो है अपना वो है टू कैरी बोझ ढोने के जो काम में आता है, आप इनको यूज कर सकते हो. है ना, हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं खेतों के अंदर, अदर दूसरी जगह कहीं भी, और फॉर टूरिज्म पर्पस. सो इस तरीके से ये हमें फायदा दे. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 1 का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ योर फैमिली ओन अ डेयरी फार्म, इफ योर फैमिली ओन अ डेयरी फार्म, what measures would you undertake
to improve the quality and quantity of milk production. मतलब अगर हम एक डेयरी फार्म खरीद लेते हैं, if we are purchasing a dairy farm हमारे पास है, तो हम क्या क्या उसके अंदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इम्प्रूव करेंगे ताकि मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो जाए. तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है, क्लीनिंग रखनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइजीन. अगर हाइजीन रखेंगे ना, तो उससे जो भी वहाँ पे एनिमल है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, वो जो है हेल्दी एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा, तो ताकि वो भी हेल्दी रहे. दूसरा हम कह सकते हैं उसका जो फॉरेजिंग जो रहता है, मतलब वो जो भी चरता है, ग्रेजिंग जो भी करता है, उसके लिए एक तो लार्ज एरिया हमें उसको देना चाहिए, बिकॉज दे आर एनिमल्स. इनको क्या एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसको हम एक रूम के अंदर बंद करके नहीं रख सकते. सो जितना इनको घुमा के लाते, दे आर फील फ्री, फ्रेश. तो इनका जो फिजियोलॉजी होता है वो भी फ्रेश होता है. सपोज करते हैं अगर हम भी एक रूम में बंद रहे तो किस तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाते. तो दे नीड, जो जहाँ पे ये रह रहे, थोड़ा खुला सा एनवायरनमेंट होना चाहिए. ठीक है, एक तो लार्ज एरिया स्केल पे, प्लस इनको हेयर चाहिए होता है टाइम पे, ग्रीन ग्रास भी चाहिए होती है, टाइमली डॉक्टर चेकअप चाहिए होता है. डॉक्टर के साथ टाइम टू टाइम चेकअप चाहिए होता है इसको, है ना. तो ये भी हो गया. और क्लीनिंग हमने लिखी दी है, हर एक एनिमल की जो है क्लीनिंग होनी चाहिए, प्लस उस जहाँ वो रह रहा है एरिया वो भी क्लीन होना चाहिए. सो दैट्स इट. ये आपको मेन जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is meant by the term breed? What are the objectives of animal breeding? मतलब ब्रीड से क्या मतलब है आपका? An organism of same species but some small genetic differences are present is known as breed. सेम स्पीशी है लेकिन माइनर से जेनेटिक डिफरेंसेस है, थोड़ी सी जॉ की शेप डिफरेंस हो जाएगी, या फिर जैसे हैन है, हैन के ऊपर जो क्राउन होता है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, कुछ हैन छोटे रहेंगे, कुछ हैन मोटी होती है. तो ये माइनर से डिफरेंस, बाकी लुक उनका सेम स्पीशी हैन जैसा ही नजर आएगा. सो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीड कहते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमने एनिमल ब्रीडिंग क्यों करवाना चाह रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स क्या चूज करेंगे. तो देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं हम एनिमल ब्रीडिंग के अंदर. फर्स्ट, टू इम्प्रूव वेराइटीज, टू इम्प्रूव ब्रीड. ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटेटिवली. ब्रीड को हम क्वालिटी वाइज इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटेटिवली इम्प्रूव कर रहे हैं. दूसरा हम क्या बता सकते हैं इसके अंदर, जस्ट अ मिनट. क्वालिटेटिवली आपने इम्प्रूव कर दिया, बेस्ट प्रोडक्शन हमें चाहिए,
qualitatively as well as quantitatively. क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली दोनों चाहिए, ठीक है। क्वालिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा होना चाहिए उसका। रेसिस्ट इन ईच एंड एवरी एनवायरमेंट, हर एक एनवायरमेंट में जो है ये केपेबल होना चाहिए रहने के, ठीक है ना। हर एक एनवायरमेंट के अंदर ये केपेबल होना चाहिए रहने के। तो ये आपका हो गया कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डिजीज फ्री होने चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो। वैसे रेजिस्ट के अंदर ही आ जाता है वो कि क्या क्या होना चाहिए। डिजीज फ्री होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसका जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट हमें मिलने चाहिए। सो दैट्स वाई वी चूज एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है आपके एनिमल ब्रीडिंग के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेम द methods employed in animal breeding according to you, which of the method is best? methods कौन कौन सी implied की गई है in breeding and outbreeding? इनब्रीडिंग भी है, आउटब्रीडिंग भी है। आउटब्रीडिंग में कौन कौन सी है? आउट क्रॉस है और क्रॉस ब्रीडिंग है ना। आउट क्रॉस है, क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी जो है सबसे बेस्ट मेथड? मेरे अकॉर्डिंग टू क्रॉस ब्रीडिंग होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमेशा जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेगी। ताकि ये क्या हो सके, रेजिस्ट कर सके अपने आप को, हर एनवायरनमेंट के अंदर ये डेवलप हो सके। प्लस इवोल्यूशन जो है उसको ये फॉलो करता है। एक और भी है ना ब्रीडिंग की, इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग, दो स्पीशीज के बीच में। तो वो तो ज़रूरी नहीं कि नेचर उसको सपोर्ट ही करे, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली जो हमने देखा है वो क्या है, इनफर्टाइल है ना। इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है जो भी हाइब्रिड्स बनते हैं उनके अंदर। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग जो है ये सक्सेसिव ब्रीडिंग मानी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। व्हाट इज एपीकल्चर, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ? क्या है एपीकल्चर, क्या है और ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर? फर्स्ट एपीकल्चर, तो क्या है एपीकल्चर? कल्चर ऑफ हनी बी। हनी बी का जो है कल्चर करवाना, उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, हनी बी के कल्चर को। अब इसके अंदर है कि ये हमारी लाइफ में किस तरीके से हम क्यों करवा रहे, तो नो डाउट किस लिए? सबसे पहला तो हनी प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हनी के मेडिसिनल यूज बहुत सारे हैं, प्लस आजकल लाइफस्टाइल ऐसी है तो हनी का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये हमारी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है उसको थोड़ा सा लाइन पे ले आता है, जो स्लो चलती है उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो हनी प्रोडक्शन के दूसरा हमें मिलता है बी वैक्स। ये दो ही चीज़ें हमें मिलती है। तो बी वैक्स का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, शू पॉलिशेज हो गई। तीसरा हम लिख सकते हैं कि जो भी वैक्स हमें चाहिए होता है वो ये फुलफिल कर ही देता है, बी वैक्स। तो दैट्स व्हाई एपीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रोल ऑफ फिशरी इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। फिशरीज का क्या रोल है फूड प्रोडक्शन के एनहेंसमेंट में? व्हाट इज द रोल ऑफ फिशरीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन? तो देखो, फिशरीज क्या है, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स है, इन्हें हम फिशरीज कहते हैं। दिस इज द फिशरीज। तो ये क्या है, सपोज करते हैं यहाँ रिवर है या जो भी वाटर बॉडी है, उसके सोर्स पे ही जो है हम ये फिशरीज डेवलप करते हैं, है ना। अब इसका रोल क्या है कि एक में तो हम हैचिंग के लिए एग्स रखते हैं, तो ये एग्स हैचिंग हुए, फिर यहाँ पे क्या लगे हुए, फिल्टर्स लगे हुए, तो एग्स तो रह जाते हैं, यहाँ से ये स्मॉल फ्राइज जो है ये एंटर कर लेती है नेक्स्ट में, ठीक है। तो एग वाला जो है वो अलग हो गई फिशरी, फिर फ्राई वाली जो है वो अलग हो गई फिशरी, ठीक है। अब इसमें से इन्फेक्टेड जो है, सपोज करते हैं ये इन्फेक्टेड, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे हम, ठीक है, बाहर निकाल दो ताकि ये दूसरे को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाए। इन्फेक्ट नहीं करे तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट बना हुआ रहेगा, है ना। तो एक ये रोल हो गया। अब इसके बाद ये मैच्योर हो गई फिशेस, ठीक है। तो इनको तो हम कमर्शियलाइजेशन के लिए, तो उसमें से तो है एक सेल आउट कर दो इसको, और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए फिर से नई फिशरीज बना ली। तो इस तरीके से सेपरेशन रहेगा ना, तो हमें फूड क्वालिटी जो है वो बेटर मिलती है, फाइनली जो हमें यील्ड चाहिए होता है हमें वो मिल जाता है। फाइन। सो by the formation of fisheries we can improve the food quality and we can separate out each and every process in the life cycle of a fish, क्योंकि है तो एनिमल, दूसरी फिश अपने एग को नहीं खाए लेकिन दूसरों के एग को तो खाएगी। तो हमें जो है क्वांटिटी भी इम्प्रूव मिलेगी प्लस क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 7, briefly describe various steps involved in plant breeding। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको याद हो तो 5 स्टेप्स थे प्लांट ब्रीडिंग के। कौन कौन से थे? पहला, सिलेक्शन ऑफ variability, or we can say collection, not selection, collection of variability, है ना, जिसे हम इसके अंदर क्या कहेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी कहेंगे। दूसरा है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इवैल्यूएशन and selection of parents। पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया, पेरेंट्स के सिलेक्शन के बाद क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among the selected plants।
हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है, हमें हाइब्रिड मिल जाएंगे, तो हाइब्रिड का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा. सो फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. Selection and testing of recombinants. ठीक है ना. और लास्ट क्या है, अब जब हम सिलेक्शन कर लेंगे तो इसका कमर्शियलाइजेशन करवा लो. टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. टेस्टिंग, release and commercialization of new cultivars. That's it. So these are the steps of plant breeding. और इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना है बहुत ही अच्छे से. Then next question है explain what is meant by biofortification. Question number 8 है biofortification. क्या है इसके अंदर, improve plant varieties, improve plant varieties, improve plant varieties for hidden hunger. हिडन हंगर क्या होता है कि जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी रहती है उसको क्योर करने के लिए जो हम प्लांट वैरायटीज को इम्प्रूव कर देते हैं, है ना. in which protein, minerals, salts, essential fats, improve plant varieties for hidden hunger in which protein, minerals, salts, essential fats are improved for public health. पब्लिक हेल्थ के लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग तो की है. अब प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पर्टिकुलर जैसे पालक है, स्पिनच है, उसके अंदर आयरन को और ज़्यादा आयरन बना दो, है ना. तो इस तरीके से हम जो इम्प्रूवमेंट करेंगे पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, पर्टिकुलर एसेंशियल फैट के लिए या पर्टिकुलर सम अदर थिंग के लिए, विच इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. उसे हम क्या कहेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन. देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ट suited for making virus free plant and why. तो वायरस फ्री प्लांट के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो अच्छा रहता है, तो मेरिस्टेम. क्यों, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट, ताकि हर एक सेल जरूरी नहीं इसके अंदर आपको इन्फेक्टेड, आप वायरस फ्री सेल भी उठा सकते हो और यहाँ पे इन्फेक्शन आता ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपगेशन. मेजर एडवांटेज क्या है माइक्रो प्रोपगेशन, लार्ज प्रोडक्शन, एट स्मॉल टाइम, है ना. या फिर स्मॉल टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम होगा, फिर मिनिमम टाइम के अंदर लार्ज प्रोडक्शन हो जाएगा. पहला तो ये. दूसरा ऑल आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मिलेंगे आपको ताकि हमें जो है प्योर लाइन मिल सके.
या फिर होमोजाइगोसिटी को हम मेंटेन कर सके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी कैन सिक्योर डिजायरेबल जीन। हम डिजायरेबल जीन को क्या कर सकते हैं, सिक्योर करके रख सकते हैं, जो भी क्वालिटी हमने इम्प्रूव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट द various component of the medium used for the propagation of an explant in vitro। तो इन विट्रो के अंदर कौन कौन से आपको कंपोनेंट्स चाहिए, तो पहला तो चाहिए एसेंशियल सॉल्ट्स, ठीक है, दूसरा चाहिए आपको एगरोस जेल, तीसरा चाहिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और चौथी चाहिए लैब, बायोटेक की लैब चाहिए। तो ये मेन चीजें चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 से नेम एनी 5 हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट विच हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। कौन कौन सी इंडिया में डेवलप्ड की गई थी वेराइटीज, तो हिमगिरी, आपने जो भी है ना प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो भी वेराइटीज, पूसा, सेम 2, सेम 3, है ना, प्रभानी क्रांति और हिमगिरी हो गई, एफिड्स वगैरह के लिए जो भी थी वो पूसा स्वर्णिम हो गई, ये सारी जो वैरायटीज है इंडिया के अंदर डेवलप की गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9 एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उनको स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय।